नमस्कार, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पटना से आ रही है, जहां अग्निशमन विभाग के आईजी सुनील कुमार नायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। शास्त्री नगर थाना इलाके में आज सुबह से उनके आवास पर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही थी और मामला करीब 5 साल पुराना है। ये सुनील कुमार नायक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आंध्र प्रदेश में सीआईडी में तैनात थे। तब नरसापुरम के पूर्व सांसद की एक मामले में गिरफ्तारी की गई थी और इसी दौरान पूर्व सांसद ने सीआईडी पर पिटाई करने का आरोप लगाया था। इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद सुनील कुमार नायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और अब सुनील कुमार नायक की बेल टूट चुकी है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश पुलिस रेस हो गई और पटना में सुनील कुमार नायक को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। बताया यह भी जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर इन्हें अपने साथ लेकर जाने वाली है। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गया। अमित, गिरफ्तारी क्या की जा चुकी है और गिरफ्तारी अगर की जा चुकी है तो आंध्र प्रदेश ले जाने को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है ट्रांजिट रिमांड पर? देखिए, बिल्कुल चूंकि कानूनी प्रक्रिया है, आंध्र प्रदेश पुलिस जब यहाँ पहुंची तो इस बात की जानकारी पटना एसएसपी से लेकर के डीजीपी तक को दिया गया था। इनका बेल चूंकि टूटा है और इन पर कानूनी मुकदमा है। धारा 307 आईपीसी की गंभीर धारा है, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगता है और इनके खिलाफ ये जो आरोप है वो आंध्र प्रदेश के नरसापुरम लोकसभा के पूर्व जो तत्कालीन सांसद थे रघुराम कृष्णा राजू, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। मामला पूरा ये है, थोड़ा संक्षेप में हम बताते हैं कि ये जब अपने कैडर में थे, यानी कि सेंट्रल डिप्टेशन पर गए थे और वहां से आंध्र प्रदेश कैडर में इनका पदस्थापन हुआ था। सीआईडी में ये पदस्थापित थे के तौर पे। तब इन्होंने जो है एक आपराधिक मामला था, उस मामले में नरसापुरम के लोकसभा के जो तत्कालीन सांसद थे रघुराम कृष्णा राजू, इनको इन्होंने गिरफ्तार करवाया था और उस दौरान उनकी गंभीर पिटाई की गई थी, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। जब जमानत पाके बाहर निकले तो उन्होंने बताया कोर्ट में कि इन्होंने गंभीर रूप से उनकी पिटाई की है, हत्या करने के इरादे से उस हद तक पिटाई की गई थी, ये आरोप था। और उसी आरोप में 307 का मुकदमा लगा था, जिसमें बेल पे ये चल रहे थे। बेल जो है रद्द हुआ। उसके बाद बेल कैंसिल होने के बाद जो है इनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट लिया आंध्र प्रदेश पुलिस ने और फिर इनकी गिरफ्तारी करने पटना पहुंची। सुबह से काफी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। ये आंध्र प्रदेश पुलिस को सहयोग करने को राजी नहीं थे, लेकिन अपने बचाव में कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, शीर्ष अधिकारियों से विनती आरजू भी की, लेकिन सभी जगहों से एक ही बात सामने आई कि चूंकि कानूनी प्रक्रिया है और प्रक्रिया का अनुपालन सभी को करना होता है, आप तो खुद आईपीएस अधिकारी हैं तो आपको भी करना होगा। और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित किया आंध्र प्रदेश पुलिस ने। फिलहाल कोर्ट लेकर के पहुंची है। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड जो है उसके पेपर पहले से लगाए हुए थे आंध्र प्रदेश पुलिस ने और अब इनको ट्रांजिट रिमांड ग्रांट होता है तो अपने साथ आंध्र प्रदेश लेकर के जाएगी पुलिस और वहां इनको कोर्ट में प्रोड्यूस फिर करेगी। जब आंध्र प्रदेश पहुंचेगी तो वहां कोर्ट में प्रोड्यूस करके बिल्कुल, और इसके बाद आंध्र प्रदेश ले जाने की भी पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गया जी से, जहां पर अपराधी को पकड़ने गई एसटीएफ टीम पर ग्रामीणों ने ईंट और पत्थर से जोरदार हमला कर दिया। घटना मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के खिरियावा गांव का बताया जाता है, जहां संजय माझी के मौजूद होने की सूचना के बाद पुलिस टीम वहां पर पहुंची थी। हमले में 3 एसटीएफ जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज इस वक्त जारी है। डीएसपी ने यह भी कहा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और छीने गए हथियार को बरामद किया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस जांच जारी है। उस सूचना पर लोग वहां गए हुए थे, सिविल ड्रेस में थे, इसलिए जब पकड़ने का प्रयास किया गया था तो वहां स्थानीय कुछ लोग अव्यवस्था बनाते हुए हमला कर दिए और उसमें एफआईआर कर दिया गया है और उसमें 2-4 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। अभी जांच चल रहा है। उसमें कुछ हथियार छीनने का भी मामला है। हाँ, छिनाया था, लेकिन हम लोग रातों रात 4 घंटे के अंदर रिकवरी। एसटीएफ की टीम अपराधी को पकड़ने गई, लेकिन ग्रामीणों ने एसटीएफ की टीम पर ही हमला कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों के हमले के कारण जो है एसटीएफ के 3 जवान जो है
वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिसे इलाज के लिए अनुरा नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ डॉक्टर जो है उसे खतरे से बाहर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक अपराधी है, जिन्होंने पेट्रोल पंप के संचालक के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। उसी मामले में जो संजय मांझी जो है वो फरार बताए जा रहे थे और एसटीएफ को सूचना मिली थी कि वो अपराधी जो है वो खिरियामा के भुईटोली में शराब पीने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। इसकी सूचना के आधार पर जो एसटीएफ की टीम जो है वहां पर पहुंची, लेकिन स्थानीय लोग कुछ समझ नहीं पाए और चूंकि एसटीएफ जो टीम थी वो सिविल ड्रेस में थी, इसलिए लोग उसे पहचान नहीं पाए और उस पर ही हमला कर दिया। ईंट पत्थर से उसे हमला किया गया है। इस दौरान 3 एसटीएफ के जवान जो है वो बुरी तरह से घायल हुए। हालांकि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए गया पुलिस जो है वहां पर छापेमारी किया। छापेमारी के दौरान जो है लगभग 5 से 6 लोग, महिला और पुरुष है वो शामिल है, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जो एसटीएफ के जवान है वो मगध मेडिकल अस्पताल में अभी भी इलाजरत है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो भी और अन्य असामाजिक तत्व है उसे भी पकड़ा जाएगा, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। एलनलिली न्यूज़ 18 गया जी। तो वहीं बिहार में घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। बिहार पुलिस केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी और सुरक्षा बल के साथ मिलकर बिहार के सीमावर्ती यानी कि बॉर्डर के जिलों में ऑपरेशन घुसपैठ चलाने वाली और इसके लिए एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। बिहार पुलिस भारत नेपाल सीमा से सटे जिले में एसएसबी और एनआईए के साथ दूसरी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को लेकर इस काम को पूरा करने वाली है। इस ऑपरेशन की शुरुआत होने से पहले खुद केंद्रीय गृह मंत्री बिहार का दौरा करेंगे अमित शाह और पूरे ऑपरेशन की समीक्षा उनकी तरफ से की जाएगी। तो बिहार में घुसपैठियों को निकालने के अभियान पर सियासी घमासान मच गया है। सत्ता पक्ष के नेता इस अभियान का जहां समर्थन कर रहे हैं तो वहीं विपक्ष के नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और दावा यहां तक किया जा रहा है कि बंगाल चुनाव को देखते हुए बिहार में तनाव पैदा किया जा रहा है और हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। वहीं सीमांचल के नेताओं का दावा है कि सीमांचल में एक भी घुसपैठी नहीं है, अगर है तो सरकार उनकी पहचान कर उन्हें फांसी पर चढ़ा दे। घुसपैठ पर बड़ा एक्शन करने जा रही है केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलकर करके। अभी देखिए ये लगातार लोगों को आईवास करने का काम हो रहा है और ये ध्रुवीकरण की राजनीति है। आप देखिए यूपी में क्या है, राजस्थान में क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, क्या वहाँ घुसपैठिए नहीं है? ये सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति चाहते हैं। बंगाल में चुनाव है, अब बंगाल में चुनाव है उसके कारण ये तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की जनता महान है, देश की जनता जहान है, जनता सब समझती है, बुझती है। घुसपैठ पर बड़ा एक्शन की बात तो ठीक है, वो उनका काम है, वो अपना काम करे, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है हमारी तरफ से। तो अच्छी बात है अगर सरकार के अधीन प्रक्रिया है और सरकारी विजिट पे गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं, पर हमें उम्मीद है कि वो सरकारी विजिट ही हो, राजनीतिक विजिट ना बने। अभी घुसपैठियों का जो मामला है लंबे अरसों से जैसे मामला चला रहा है, किस तरह घुसपैठियों को रोका जाए, उस पे आदरणीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं वो लगातार जो है सो विचार विमर्श भी पदाधिकारियों के साथ करते हैं। अगर इस तरह का कोई एक्शन लिया जाता है तो स्वागत योग्य कदम है। घुसपैठ नहीं हो अपने देश की सीमा में, इसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता और मैं इसका समर्थन करता हूँ। केंद्र सरकार कोई घुसपैठ पर कार्रवाई नहीं करती है। चुनाव बंगाल में है और इसलिए हिंदू मुसलमान करके देश को बांटना चाहती है, सांप्रदायिक जो दंगा फैलाना चाहती है और इसलिए इसको कुछ करना नहीं है। इसको अब बांग्लादेश से इनका बहुत बड़ा समझौता है। इसके बिरयानी खाने चले जाते हैं प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान, तो वो अच्छा लगता है। मैं भी कहता हूं कि घुसपैठी के लिए जगह नहीं होना चाहिए, लेकिन सीमांचल में एक भी घुसपैठी नहीं है। मैं प्रमाण देता हूं, अगर कोई घुसपैठी किया है तो उसको पकड़े, उसको जेल भेजे, उसको सुल्ली दे, उसको फांसी दे, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि सीमांचल में एक भी घुसपैठी नहीं है। तो बिहार में घुसपैठ के इस मामले पर इस वक्त सियासत बेहद तेज है। सीमांचल में इस घुसपैठ को समझने की भी जरूरत है। तो सीमांचल में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है और इसी बड़े मुद्दे पर सियासत चल रही है। एसआईआर के दौरान एक बड़ा खुलासा भी किया गया था। तेजी से लोगों ने इस पर आवेदन दिया। अवैध घुसपैठियों से लोगों को परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का हिस्सा या यूं कहें कि उनका जो अधिकार है वो छिन जाता है। घुसपैठियों की वजह से पूरी की पूरी डेमोग्राफी जो है उसमें बदलाव देखने को मिलती है। ज्यादातर बांग्लादेश से घुसपैठी जो है वो भारत की सीमा में प्रवेश करते हैं।
धर्मांतरण का भी मामला जो है इस घुसपैठ की वजह से बढ़ता हुआ नजर आता है। लोगों की जमीन पर ऐसे लोगों की तरफ से कब्जा किया जाता है और अवैध रूप से योजना का लाभ जो है वो ये घुसपैठिए उठाते हैं और इसीलिए इस पर रोक, इस पर चिन्हित कर उन्हें बाहर करने का रास्ता अख्तियार किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। इसी मंशा से ये काम जो है वो इस वक्त शुरू किया जा रहा है, एक पूरी स्ट्रेटेजी, एक रणनीति के तहत। बिहार विधानसभा में आज लाई मिठाई की खूब बात हुई, जिसके बाद सभी सदस्यों के मुंह में पानी आ गया। बात जब लाई मिठाई और फलों की हो तो सबकी जुबान भी मीठी दिखती है। बाढ़ के प्रसिद्ध मिठाई खोबी की लाई को जीआई टैग लगाने का मुद्दा जो है वो सदन के अंदर उठा, जिस पर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी और कहा कि आवेदन दिया जा चुका है, इस पर फिर से संज्ञान लिया जाएगा। इस दौरान दिलीप जायसवाल ने कई और मिठाई और फलों का भी नाम लिया तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने गयाजी के प्रसिद्ध तिलकुट को भी जीआई टैग दिलाने की मांग कर दी, जिसके बाद आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने मनेर के लड्डू और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय के रसगुल्ले का भी जिक्र करते हुए इसे भी जीआई टैग देने की मांग रख दी। मेरा क्वेश्चन था बाढ़ के खोबी लाई का जीआई टैग दिलाने का, तो जो आंसर मिला है तो वो जिससे मुझसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं आदरणीय उद्योग मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये कब तक होगा। हम लोग भी हुजूर बीच बीच में जब भी उधर से जाते हैं तो इस लाई को खाते हैं और इसके जीआई टैग पंजीकरण के लिए कृषि विभाग के द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा 19/5/2025 को ही सरकार ने गंभीरता से ये पत्र जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री चेन्नई को आवेदन कर दिया है। आवेदन अभी चेन्नई में लंबित है। हम लोग इसका फिर से कृषि विभाग को अनुरोध करते हैं कि पुनः एक स्मार पत्र वहां भेज दें। इसके पहले भी हम लोगों ने बिहार में जैसे शाही लीची मुजफ्फरपुर, कतरनी चावल भागलपुर बांका, जर्दालू आम भागलपुर, मगही पान मगध क्षेत्र, सिलाव खाजा नालंदा। माननीय मंत्री जी, गया जी का तिलकुट भी अप्लाई किया गया है, दिखवा लीजिएगा। हुजूर अभी तक कोई उधर से आवेदन नहीं आया है, मैं इसको दिखवा लेता हूँ। गया जी का तिलकुट फेमस तो है। को समझना चाहिए जो आसन आवेदन नहीं देता है, निर्देश देता है। निर्देश को स्वीकार करता हूँ। महोदय, ये बरहिया का रसगुल्ला और बाढ़ का लखुभिया लाई दोनों खाते हैं लेकिन उसका प्रयास नहीं कर पाते हैं। आज तक हुजूर आपके सामने आप बोल ही देते हैं, आज तक विजय बाबू माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय वो रसगुल्ला हमको नहीं खिलाए हैं। में मनेर का लड्डू प्रसिद्ध है, क्या मंत्री जी उसको भी करना चाहेंगे? लड्डू का तो बिहार विधानसभा में आज एक बार फिर से मक्का किसानों और जो बदहाल इथेनॉल प्लांट है उसका मुद्दा उठा। मुजफ्फरपुर के गायघाट से विधायक कोमल सिंह ने मक्का किसानों के मुद्दे को उठाया और पूछा कि इथेनॉल प्लांट के उत्पादन कम होने से किसानों के सामने जो समस्या पैदा हुई है उस पर सरकार क्या कर रही है, जिसके जवाब में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य में 11 प्लांट इथेनॉल उत्पादन के लिए तय किए गए हैं, जबकि 8 ऐसे प्लांट जो बिना किसी समझौते के ही इथेनॉल का उत्पादन कर रहे हैं, उसे बना रहे हैं। ऐसे में इनसे इथेनॉल खरीद की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। पर जवाब दिया जा रहा है कि मक्का किसान इथेनॉल पे आधारित हैं और दूसरी तरफ हम सभी लोग जानते हैं कि इथेनॉल प्लांट की क्या स्थिति है। उन लोग को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना 50% कैपेसिटी पे ही प्रोडक्शन करे। तो ये भली भांति हम लोग देख रहे हैं और जो 50% प्रोडक्शन 50% जो उनको प्रोडक्शन करने को मजबूर किया जा रहा है, इससे किसानों को भी बहुत समस्या हो रही है और रोजगार भी हमारा संकट पे आ गया है। अध्यक्ष महोदय, जब ओएमसी से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में दिया, विभाग ने भी जवाब में दिया कि ओएमसी का कहना है कि हम स्टेट रिक्वायरमेंट के बेस पे स्टेट से सप्लाई लेंगे। तो मेरा सवाल है कि जब ओएमसी को पता था कि हमारी रिक्वायरमेंट बिहार में उतनी नहीं है, तो फिर बिहार में इतने इथेनॉल प्लांटों के साथ उन्होंने एलटीओए क्यों किया, लॉन्ग टर्म ऑफटेक एग्रीमेंट क्यों किया गया? मुजफ्फरपुर जिला में मक्का आधारित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति से आच्छादित कुल 30 इकाइयां कार्यरत हैं, जिसमें 714 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। और एक और सूचना देना चाहूंगा कि अभी इधर कुछ दिनों से
मक्का प्रक्षेत्र में 58 नए निवेश प्रस्ताव का स्वीकृति प्रदान किया गया है और जिसमें करीब 2958 करोड़ रुपए का निवेश मक्का से संबंधित ही आया है, जो कि हम जल्द उसको स्थापित भी करने जा रहे हैं। जहां तक इथेनॉल प्लांट का सवाल है, मैंने पहले भी सदन को बताया है कि इथेनॉल प्लांट 11 इकाई ऐसे हैं जो कि डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट है। उसके अलावा 8 इकाई बिना किसी परमिशन के, बिना मतलब भारत सरकार से समझौता किए उन लोगों ने अपना इथेनॉल प्लांट लगाया है। इथेनॉल प्लांट की बात बाद में करेंगे। पहले हम ये चाहते हैं कि जो किसान हमारे मक्का उत्पादक है, जिनका रेट पिछले साल 2400 से 2600 रुपया था, आज घटते जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि इथेनॉल प्लांट हमारा बंद हो रहा है और सबसे बड़ा गड़बड़ी हो रहा है कि लोग मक्का किसान को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। तो माननीय उद्योग मंत्री जी बताएं कि भाई जिस तरह से इथेनॉल प्लांट चल रहा है उसको चालू करें। मंत्री जी का 2 तरह का जवाब है। एक है कि हम एग्रीमेंट किए हैं जिससे उनकी मतलब चिंता करेंगे, जिनका हम एग्रीमेंट नहीं किए हम उनका चिंता नहीं करेंगे, तो इससे हमारा उद्योग नहीं चलेगा महोदय। इस मक्के का एमएसपी रेट फिक्स करके क्यों नहीं पैक्स के माध्यम से सरकार खरीदना चाहती है? अगर मक्का किसान को प्रोटेक्शन सरकार देना चाहती है, मक्का का उत्पादन बढ़ाना चाहती है, तो एमएसपी रेट फिक्स करके पैक्स के माध्यम से या फिर दूसरे एसएफसी से ये क्या सरकार विचार रखती है मक्का खरीदने का? बच्चों में मोबाइल की लत और स्क्रीन टाइम बढ़ने से हो रही परेशानी का मुद्दा आज विधानसभा में भी उठा, जिस पर आईटी मंत्री श्रेयसी सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब दिया और कहा कि बिहार में बच्चों को मोबाइल पर स्क्रीन टाइम करने के लिए जल्द ही एक पॉलिसी भी लेकर आई जाएगी। बच्चे पूरी मोबाइल फोन्स पे घंटों यूट्यूब और जो भी सोशल मीडिया है वो स्क्रॉलिंग, जो अनएंडिंग स्क्रॉलिंग है वो देख रहे हैं। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि ये लोग मिलकर अगर एक सिर्फ बिहार स्टेट के लिए एक प्लान बनाए जिसमें हमें लिटरेसी, आईटी लिटरेसी तो है, हर जगह है, डेटा कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन लोगों को लिटरेसी नहीं है कि कैसे इसको देखा जाए, बच्चों को अभी ध्यान दिया जाए। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने सदन को बताया कि ये निश्चित रूप से विषय जो है गंभीर भी है। भारत सरकार ने अनेकों नियम भी इसके ऊपर निकाले हैं। जहाँ तक बिहार राज्य सरकार की बात है और जिस तरह से माननीय ने सुझाव दिया, इस उत्तर में स्पष्ट लिखा है कि बच्चों के स्क्रीन टाइम एवं ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रण करने का विषय बहुविभागीय है, यानी कि मल्टी सेक्टरल है। इसमें अभिभावक के साथ साथ विद्यालय, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, समाज और सरकार सभी मिलकर काम करेंगे। और जैसा हमने अपने उत्तर में बताया, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है, निश्चित रूप से वहां से जब रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी तो सभी विभागों को बैठकर एक नया मानक तैयार करने का काम करेंगे। अभी पॉलिसी बनाना है, आईटी डिपार्टमेंट और कई डिपार्टमेंट, ठीक कहा माननीय मंत्री जी ने, इसमें पूरी तरह एक नई पॉलिसी बनाकर हम लोग लाएंगे और उसके बाद जनता को समर्पित करेंगे। तो बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही शराबबंदी और लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। विपक्ष ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग तक कर दी है। साथ ही ये भी कहा कि बिहार में कोई भी इस वक्त सुरक्षित नहीं है, सभी लोग डरे हुए हैं। तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी इस पर जोरदार पलटवार किया। इमाम है, हम तो लगातार कह रहे हैं बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। हालात बिल्कुल बद से बदतर है। अभी होली का माहौल आने वाला है। अब देखिए लगातार शराब से, नकली शराब से कितने लोगों की जान जा रही है। ये जो निर्दोष लोगों की जान जा रही है, इसके जवाबदेह कौन है? मुख्यमंत्री जी, आपको अपनी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। जिस प्रकार से आपने एक अलग से मार्केटिंग करके अपने लोगों के द्वारा शराब बिछाया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, एक गंभीर सवाल है। आज हम लोग कार्यस्थान महागठबंधन की ओर से, विपक्ष की ओर से आज हम लोग कार्यस्थान लाने जा रहे हैं आसन पे। पर आम आवाम, किसान, मजदूर, महिलाएं, ये सब लोग असुरक्षित महसूस कर रहा है। बिहार में कानून नाम का चीज नहीं है। जो इनामी अपराधी है उसको नेता
जो एनडीए के लोग हैं अपने बगल में बैठाकर उसको गाड़ी पर सैर करवा रहे हैं और गिरफ्तारी उसकी नहीं हो रही है, वो हत्या पर हत्या किए जा रहा है। तो उनको डर नहीं लगेगा? अनर्गल बात करेंगे तो उनको डर लगना तो स्वाभाविक न है। यहाँ बिहार में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बिहार का विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसलिए वेसलेस बात करके केवल मीडिया में बने रहे, इसके लिए अनर्गल बयानबाजी लोग कर रहे हैं। मंत्री अपराधियों को अपने बगल में बिठाते हैं, साथ लेकर घूमते हैं, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, इसलिए अपराध देखिए आरोप तो कोई कुछ लगा सकता है, लेकिन बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस बिहार में विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए मुकम्मल काम कर रही है और अपराध पर जीरो टॉलरेंस का जो सरकार का नीति है वो 100% सफल है। तो दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान हुए बवाल पर सियासत इस वक्त बेहद तेज है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर इसे लेकर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल लोग हैं, कांग्रेस को ब्रेन मैपिंग कराने की जरूरत है। राहुल गांधी अर्बन नक्सल हो गए हैं। जो इनके थिंक टैंक लोग हैं उन लोगों ने इनको अर्बन नक्सल बना दिया है और ये बड़ा खुश रहते हैं। अभी मैं न्यूज 18 में देख रहा था समिट में, हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन्हें पागल का दर्जा दिया कि ये कोई सामान्य आदमी नहीं कर सकता है। अगर इनके सारे एक्टिविटीज को एआई पर डाल दिया जाए तो एआई भी कह देगा कि ये वही है, या इनका ब्रेन मैपिंग कराया जाए, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। अगर कांग्रेस ने ब्रेन मैपिंग नहीं कराया तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं अगला सेशन में ये अंडरवियर और गंजी में ना आ जाए खुद। तो रोहतास जिले की बात करें तो नोखा में नगर परिषद के टैक्स वसूली को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे छात्रों से भरे ऑटो को बीच सड़क पर रोक दिया गया। चालक के पास तत्काल राशि नहीं होने पर कर्मियों ने चाबी छीनने और मारपीट का आरोप लगाया। परीक्षा में देरी की आशंका पर छात्रों ने 112 नंबर पर कॉल किया। पुलिस पहुंचते ही कर्मी मौके से हट जाते हैं। डायल 112 की मदद से छात्रों को समय रहते परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया। हाँ, तो बोले भैया बोले कि उधर नोखा में क्यों आएंगे तो नगर पालिका देंगे, उनके पास पैसा नहीं था। हाँ। तो वो यहाँ पे आके यहाँ पे एक आदमी थे नगर पालिका वाले ही थे, तो गवा के इनको मारने लगे डायरेक्ट निकाल कर। चाबी निकाल लिया गाड़ी का? चाबी निकाला है गाड़ी से। नगर पालिका वाला जो वसूलता है पैसा, उनसे लड़का से डिटेन किया है, जब तक कहा जब आए तब तक भाग गया था और चाबी भी ले लिया था, मारबोप किया है लड़का सब। कौन जगह घटना है? यह है हनुमान मंदिर। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पटना से बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। ये बड़ी खबर, महाआंदोलन की तैयारी इस वक्त शुरू कर दी गई है। विज्ञापन जारी नहीं होने पर यह महाआंदोलन किया जाएगा। छात्र नेता दिलीप की तरफ से यह ऐलान किया गया। सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया गया है छात्र नेता की तरफ से और जल्द तारीखों के ऐलान की मांग एक बार फिर से की गई है। 4 के अभ्यर्थी 2 साल से टीआरई 4 का विज्ञापन आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं किया गया और पिछले 8-10 महीने से तो लगातार टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर आंदोलन हो रहा है। और कुछ दिन पहले बीपीएससी द्वारा नोटिस जारी किया गया था कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा और उसके बाद हम लोगों ने 16 फरवरी के आंदोलन को स्थगित कर दिया था और हम लोगों ने ये मांग किया था कि बीपीएससी अपने वादे के अनुसार टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी करे। हम लोग आंदोलन स्थगित करते हैं और जल्द अगर जारी बीपीएससी नहीं करेगी नोटिफिकेशन टीआरई 4 का तो हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। तो वैशाली से बड़ी खबर, जहां पर बालू के अवैध कारोबार पर डंडा चलाया गया है। महनार अनुमंडल क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। सफेद बालू के काले धंधे पर एक्शन लिया गया और प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। कई ट्रक और ट्रैक्टर को जब्त किया गया। 11 हाईवा और 5 ट्रैक्टर इस दौरान कार्रवाई करते हुए जब्त किए गए हैं। पटना से भी विशेष टीम इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पहुंची हुई थी। प्रशासन ने इन वाहनों पर और इन वाहन के मालिकों पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया। 1 करोड़ 60 लाख के आसपास जुर्माना बताया जा रहा है जो लगाया गया है।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।